नमस्कार, आदाब। आरटीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। चलिए, नतीजे आ गए झारखंड और महाराष्ट्र के। झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत हुई है और एनडीए की हुई है हार। इंडिया अलायंस का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने बाजी मार ली। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनडीए का मतलब महायुति, उनकी बम्पर जीत हुई है। और इंडिया अलायंस का मतलब महाविकास आघाड़ी, उनकी ऐसी हार हुई है जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी, या फिर महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति ने या देश के किसी भी व्यक्ति ने यह कल्पना नहीं की थी कि महाविकास आघाड़ी इस तरह से भी हार सकती है। चुनावी सर्वे, एग्जिट पोल, सब बेकार, सब बेमानी। ऐसी बम्पर जीत हुई है महायुति की। हार के बाद वही पुराना रोना पीटना कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, पैसे बांटे गए, नोट के बदले वोट, पानी की तरह पैसा बहाया गया। ये सारी बातें हो रही हैं। 2 कदम आगे बढ़ के संजय राउत, जो कि शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं महाविकास आघाड़ी में, वो ये कहने लगे कि साहब बेईमानी हुई है। और बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रही है 2014 और 2019 में कि लोकसभा के चुनाव में कोई विपक्ष का नेता ना हो। उसी स्ट्रेटेजी को इस बार यहां महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में अपनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई विपक्ष का नेता ना हो। अरे संजय राउत साहब, 2014 और 2019 में तो आप बीजेपी के साथ थे, उनके साथ चुनाव लड़ा था। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पता थी तो आपने क्या किया? आपने ये स्ट्रेटेजी पहले क्यों नहीं बताई? तब तो आपका मुंह खुला नहीं। हार के बाद आप जरूर कह रहे हैं कि यह बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। कांग्रेस पार्टी बस यही इल्जाम लगाती है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, जिसकी वजह से हमारी हार हो गई। लेकिन जहां आप जीते वहां आपने एक्सेप्ट क्यों किया? अरे जब आपको पता है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता रहा है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसकी वजह से आपको हराया जा सकता है, चुनाव आयोग पर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग उनके साथ है, तो आप फिर चुनावी प्रक्रिया में जाते ही क्यों हैं? आप तब विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव से पहले विरोध क्यों नहीं करते? या फिर जहां आप जीते हैं वहां भी आप क्यों नहीं कहते? तब तो आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आप जाते हैं चुनावी प्रक्रिया में, सर्वे कराते हैं, खुश हो जाते हैं, एग्जिट पोल आता है, खुश हो जाते हैं, और हारने के बाद फिर यही रोना पीटना करते हैं। जरा सुन लीजिए संजय राउत साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा
तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। राउत साहब, जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी है। जरा पवन खेड़ा साहब को भी सुन लीजिए। झारखंड में जीत तो अपने आप में खुशी देती है, लेकिन झारखंड में इस तरह की राजनीति हारी, इस बात की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिस राजनीति का अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था। अब आते हैं हम महाराष्ट्र पे, क्योंकि आप लोग झारखंड कम दिखा रहे हो आज टीवी पे। मैं देख रहा था सुबह से, पता नहीं क्यों, जैसे झारखंड मणिपुर की तरह हिंदुस्तान से बाहर चला गया हो, इसलिए झारखंड पे थोड़ा ज्यादा बोलना चाह रहा था मैं। महाराष्ट्र में जो पैटर्न पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, वो पैटर्न फिर से वहां भी दोहराया गया। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं, चौंकाने वाला आंकड़ा है। जिस महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन, जो कि मोदी जी के नाम पर लड़ा जाने वाला इलेक्शन था, उस महाराष्ट्र ने बीजेपी को हराया था वो इलेक्शन। मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था वो राज्य। वही राज्य उसी बीजेपी को 4 महीने 5 महीने के भीतर 148 सीटों में से 132 सीटें दे देता है। ये स्ट्राइक रेट आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैसी स्ट्राइक रेट है? या तो यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र मोदी जी के खिलाफ है, माइनस मोदी जी बीजेपी के साथ है। क्या ये मानेंगे? हरियाणा में भी यही पैटर्न था। जिस हरियाणा ने लोकसभा में मोदी जी को हराया, वो हरियाणा बीजेपी में विधानसभा में जिता देता है बीजेपी को। तो क्या मोदी जी के खिलाफ एक माहौल था इन राज्यों में, या बनता जा रहा है हर राज्य में? यह बात आपको कहीं टीवी पे चर्चाओं में नहीं सुनाई देगी, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है, 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? अगर ये स्ट्राइक रेट संभव है, तो क्या मोदी जी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि उनके नाम के चुनाव अब वो हारनी शुरू हो गई पार्टी उनकी? ये सोचने की बात है। खैर, ये उनके लिए है चिंता का विषय। हमारी चिंता का विषय है लोकतंत्र, हमारी चिंता का विषय है चुनावी पारदर्शिता, हमारी चिंता का विषय है कि क्या इतने साल इस तरह से पिछले दरवाजे से सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी का रिवर्स हो सकता है क्या बीजेपी के लिए? 148 में से 132 सीटें ले जा सकती है क्या बीजेपी? तो लोकसभा में क्या हो गया था? हमने लगातार शिकायतें करी बीजेपी की एक महिला नेत्री के घर से चुनाव आयोग की वेबसाइट में घुसकर नाम काटे जाने की शिकायत जयराम रमेश जी ने की थी, महाअघाड़ी के सारे नेताओं ने की थी। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब, झारखंड, जम्मू कश्मीर बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। सुन लिया आपने? अच्छा, सोशल मीडिया पर जितने लोग बैठे हैं उतनी तरह की बातें हो रही। एक सज्जन थे, उनका नाम नहीं मालूम मुझे, मैं यूं ही देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब ये तो सब स्क्रिप्टेड है, क्योंकि पिछले 15 साल से 3 बार से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं हुआ।
इस बार कश्मीर के साथ हरियाणा का चुनाव हुआ, तो यह स्क्रिप्टेड है कि कश्मीर दे दो विपक्ष को, हरियाणा ले लो। झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ हुआ, झारखंड दे दो विपक्ष को, महाराष्ट्र ले लो। यह तो स्क्रिप्टेड है। अरे साहब, अगर आपको पता है स्क्रिप्टेड है, तो क्या विपक्ष को नहीं पता कि यह स्क्रिप्टेड है? विपक्ष क्यों नहीं बात करता इसकी? अशोक वानखेड़े साहब, उनको किसी सोशल मीडिया पर सुना, वो ये कह रहे थे कि क्या हो गया है मराठी मानुस को, क्या वो भूल गया छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को? क्या वो भूल गया कि किस तरह यहां से सारी इंडस्ट्रीज उठा के गुजरात ले जाया गया, गुजरातियों के गोद में जाके बैठ गए? कल को महाराष्ट्र को अगर गुजरात में मिला लिया जाएगा तो भी ये चुप बैठ जाएंगे। नोट बांटे गए, 1000 2000 नहीं, 10-20 हजार। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सब चुनाव हारने के बाद ही क्यों याद आता है? उससे पहले कुछ क्यों नहीं करते? अगर आपको बीजेपी की स्ट्रेटेजी पता है तो उसका तोड़ चुनाव से पहले क्यों नहीं निकालते? चुनाव के बाद रोना पीटना गाना क्यों करते हैं? सवाल यह है। सोशल मीडिया पर भी बैठ के जितने लोग बैठे हैं वो अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं। अरे चुनाव प्रक्रिया के बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका क्या वैल्यू? कोई महत्व नहीं है। चुनाव से पहले ये बातें होनी चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी, उसके मुताबिक चलना होगा, वरना तो बस जो हो रहा है वो हो रहा है। एग्जिट पोल अपनी जगह, सर्वे हर पार्टी कराती है, सर्वे अपनी जगह। बस एग्जिट पोल और सर्वे से खुश हो जाते हैं और फिर जो होता है तब रोते हैं। चलिए, कुल मिला के महायुति को यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार को जीत बहुत बहुत मुबारक हो और ये उम्मीद है उनसे कि एक बेहतर सरकार बनेगी जो 5 साल बेहतर काम करेगी। और महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब से यही कहा जा सकता है कि जो भी कुछ करना है वो चुनाव से पहले करें। जो भी शंका है दिल में, जो भी सवाल दिल में है, उस पर चर्चा करें चुनाव से पहले। अगर आपको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया सही नहीं है, बेईमानी होती है, गलत होता है, तो फिर इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा न ले, विरोध करें इसका। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।